सिद्धार्थ शुक्ला के आज इस दुनिया से चले जाने के बाद बॉलीवुड में शोक का माहौल है। हर कोई अपने अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो दुनिया से चले गए हैं। वो अपने पीछे मां और 2 बहनों को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के शव को सुबह उनके परिजन ही कपूर अस्पताल लेकर गए थे। कपूर अस्पताल में ही सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया गया। 5 डॉक्टर्स की टीम ने सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पुलिस इस मामले को करीब से देख रही है। पुलिस को अभी तक निधन को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं दिखाई दी। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की पीआर टीम और परिवार ने हर किसी से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह न उड़ाए और परिवार को इस मुश्किल माहौल में कुछ समय दे। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 का सीजन जीता था। इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी के 7वें सीजन में भी सिद्धार्थ शुक्ला विजयी रहे थे, लेकिन ये सब अब यादें रह गई हैं। कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और इसी के साथ जमीन का ये सितारा हमेशा के लिए आसमानी सितारा बन जाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के करीब 2 हफ्ते बाद तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार को स्थापित करने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इस बीच सूत्रों का दावा है कि जुमे की नमाज के बाद तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार की आधिकारिक तौर पर स्थापना कर देगा। पंजशीर की क्रांति को दबाने की कोशिश में लगा तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार को आधिकारिक तौर पर स्थापित करने की ओर बढ़ चला है। दरअसल 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर कब्जा करने के साथ ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। ऐसे में 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अपनी जीत को लेकर तालिबान ने जमकर जश्न मनाया था। साथ ही दशकों तक चले युद्ध के बाद देश में शांति और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी। अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और निवेशकों की नजर में नई सरकार की वैधता अर्थव्यवस्था के लिए भी अफगानिस्तान में अहम रहेगी। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद से ही पंजशीर को छोड़कर अफगानिस्तान के पूरे हिस्से पर तालिबान का राज है। ऐसे में तालिबान अपनी सरकार को लेकर और उसके भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की तरफ भी उम्मीद की नजर से देख रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कृपा पर ही निर्भर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। वार पलटवार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं सूबे के सूबेदार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति अब परवान चढ़ने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लाव लश्कर के साथ लगातार तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। जनक्रांति यात्रा के समापन समारोह में आज अखिलेश ने कहा कि यह यात्रा जिन इलाकों से होकर निकली है वहां पर बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर कई वार भी की है। यूपी का मौसम चुनावी है और राजनीतिक पार्टियां जी जान से जुटी हुई है। वहीं भाजपा का दावा है कि 2022 भी भाजपा ही जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के सवाल पर मौर्य ने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक ही करेंगे। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने आईटी रेगुलेशंस को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट तबलीगी जमात मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक और झूठा बताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में पहले कोर्ट सरकार से ये कह चुका है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने पर नियंत्रण की व्यवस्था बननी चाहिए। आज सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई। इसी दौरान कोर्ट ने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का भी मसला उठा दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वेब और सोशल मीडिया पर अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 बनाया गया है। इस दौरान 3 जजों की बेंच पर अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से झूठी बातें फैलाई जा रही है। आम जनों की तो बात ही क्या की जाए, यहाँ तो संस्थाओं और जजों को भी बदनाम किया जा रहा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट C.1.2 के सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है।
बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि 3 सितंबर से यूके, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। नया कोविड वेरिएंट C.1.2 पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला था। अच्छी बात यह है कि भारत में इसका कोई केस अभी तक नहीं मिला है। इस नियम के लागू होने के बाद पुराने नियम रद्द हो जाएंगे, जिसमें वैक्सीन की दोनों डोज और 65 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट शामिल है। नए नियम के मुताबिक हवाई यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होने वाला नियम खत्म कर दिया गया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर घंटे में 600 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा सकता है। वहीं बाहर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज चौथा मुकाबला केनिंगटन में खेला जा रहा है। इसी के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपना टेस्ट क्रिकेट में 27वां अर्धशतक पूरा कर लिया है और इंग्लैंड के खिलाफ 9वां अर्धशतक पूरा कर लिया है। भारत की शुरुआत काफी निराशाजनक देखने को मिली। रोहित शर्मा 27 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्रिस वॉक्स की गेंद पर आउट हो गए, जबकि ऑली रॉबिन्सन ने केएल राहुल को 17 रन पर आउट कर भारत को दूसरा झटका पहुंचाया। राहुल एलबीडब्ल्यू आउट हुए, हालांकि उन्होंने डीआरएस लिया, लेकिन वह उनके हक में नहीं गया और राहुल आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। कोहली ने मात्र 490 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया और सचिन को पीछे छोड़ दिया। सचिन ने यह रिकॉर्ड 522 पारियों में बनाया था। इस सीरीज में विराट का यह दूसरा अर्धशतक था। इसके साथ ही विराट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे करने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। राजस्थान के 6 जिलों में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के बाद अब अपने अपने पार्टी का बोर्ड और जिला प्रमुख बनाने के लिए जिस तरह बाड़ेबंदी की मशक्कत शुरू हुई है, उसके चलते दोनों पार्टियां सुर्खियों में आ गई है। जोधपुर में जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर दिग्गज नेता अलग अलग होटल्स और रिसोर्ट्स में डेरा डाल चुके हैं, वहीं राजनीति लगातार इसलिए भी गरमा रही है क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो गणित बिगाड़ सकते हैं। साथ ही कहीं न कहीं भीतरघात का भी खतरा है। 4 सितंबर को मतगणना होनी है और 6 सितंबर को जिला प्रमुख का चुनाव होना है, लिहाजा दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। जिस तरह से होटल और रिसोर्ट्स के अंदर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि उनके सबके फोन एक जगह जमा कर लिए हैं, उनको स्विच ऑफ कर दिया गया है। अगर किसी परिवार के सदस्य से बात भी करा रहे हैं तो बड़े नेता अपने सामने बात करा रहे हैं। पोखरण की बात करें तो शंभू सिंह खेतासर जैसे दिग्गज नेता वहां कुछ प्रत्याशियों के साथ है, तो जोधपुर के अंदर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत ने अलग मोर्चा संभाल रखा है। उधर बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्रीराम जाखड़, उन्होंने एमएलए हीरालाल मेघवाल के साथ अलग मोर्चा संभाल रखा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार है, माना जा रहा है कि बोर्ड कांग्रेस का बनना है, लेकिन परिणाम के बाद में कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि भीतरघात जो हुई है या उसकी जो संभावना है उसके चलते तस्वीर और तकदीर क्या होगी, पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बात तय है पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां भी चुनाव है वहां बाड़ेबंदी के जो समाचार है उसे अगर जोधपुर को देखा जाए तो जोधपुर में भी बड़े 3 स्टार और 5 स्टार के लेवल के होटल और रिसोर्ट्स को चुना गया है। किसानों से जुड़े पानी बिजली के मुद्दे को लेकर राजस्थान में भाजपा के विधायक अब मुखरता दिखा रहे हैं। बीकानेर में लूणकरणसर के विधायक सुमित गोदारा की अगुवाई में आज किसानों ने धरना दिया। सुमित गोदारा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला उनके गन पॉइंट पर रहे। गोदारा ने कहा कि कल्ला को ऊर्जा और जलदाय जैसे महत्वपूर्ण महकमे दिए हैं, लेकिन वे काम नहीं कर पा रहे हैं। सुमित गोदारा का आरोप था कि ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे निर्बाध बिजली नहीं मिल रही है। साथ ही साथ कृषि कनेक्शनों को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। ट्यूबवेल्स कनेक्शन को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर गंभीरता से प्रशासन विचार करे। इसके बाद एक वार्ता भी हुई जिसमें अधिकारी मौजूद रहे। गोदारा ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति दी गई है, यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा के विधायक ऐसे मुद्दों को अब मुखरता से उठा रहे हैं। लेकिन जब सुमित गोदारा से ये सवाल पूछा गया कि क्यों केंद्र सरकार किसान बिलों को लेकर इतनी हठधर्मिता दिखा रही है और हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुमित गोदारा कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है।
सरकार जो है किसान हितैषी है, लेकिन इस किसान आंदोलन को वर्ग विशेष का समर्थन है और इसे शाहीन बाग के आंदोलन जैसा बनाया जा रहा है। संगठित लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा हमेशा किसानों की हितैषी रही है। कोचिंग सिटी कोटा से आज खबर खतरे की नई घंटी की। कोरोना के कहर के बीच में अब कोटा को डरा रहा है डेंगू का डंक। पिछले 6 महीने में यहाँ डेंगू के केवल 7 मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में ही यहाँ डेंगू के 19 मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, चिकित्सा विभाग के सर्वे में यहाँ 37 दिनों में ही 720 स्थानों पर डेंगू का लार्वा भी पाया जा चुका है। हालांकि इस लार्वा को नष्ट किया गया है और एमएलओ दवा की छिड़काव के साथ ही साथ एंटी लार्वा एक्टिविटी भी विभाग की तरफ से छेड़ दी गई है। लेकिन कोटा में बार बार हो रही बरसात भी इस पूरी एक्टिविटी में बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि साल 2019 में कोटा में डेंगू ने व्यापक तबाही मचाई थी और तब डेंगू से दर्जनों मौतें भी यहाँ हो गई थी और इसीलिए चिकित्सा विभाग ने अभी से डेंगू के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है।